वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत ने मुजव्वज़ा तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया। आईनी तरमीम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, मुशावरत और तजावीज़ के लिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने 26वें आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया है और आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की बैठक में इत्तफाक राय न हो सका और डेडलॉक बरकरार है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया, जबकि हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा कमेटी अरकान के हवाले कर दिया गया। JUIF का मुसव्विदा कल कमेटी को दिया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अभी तक JUI या अपोजिशन का कोई मुसव्विदा नहीं मिला। सरबराह JUI ने कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक जो तजावीज़ JUI की थीं वो भी ज़ेर बहस आईं, जबकि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने शिकवा किया कि कोई कह रहा है कि मीडिया को लीक होने वाला ड्राफ्ट असली है, कोई कहता है फेक है। आज भी किसी को पूरा ड्राफ्ट नहीं दिया गया। और नई आईनी तरमीम पर बड़ी पेशरफ हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, JUIF, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम के हवाले से अपने मुसव्वदे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश कर दिए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम के हवाले से अपने मुसव्वदे पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में पेश कर दिए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम कायदीन ने अपने मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर इजहार ख्याल किया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कमेटी की कोशिश होगी कि तमाम जमातों का मौक़िफ़ सुना जाए। कोशिश है 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसव्वदे पर मुत्तफ़िक हो जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, दुआ करने जा रहा हूँ कि बेहतरी हो। मैं यकीन रखता हूँ कि दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। कल कमेटी का इजलास 12 बजे फिर होगा। हेजान की कैफियत जो पैदा कर रखी थी वो कम से कम खत्म हो गई है। उन तरमीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इन तरमीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफर कैसे होगी, ये चीजें हैं। यहाँ आपको बताएं कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का छठा इन कैमरा इजलास कल 12:15 बजे तलब कर लिया गया है। 22 रुकनी कमेटी के इजलास की सरबराही सैयद खुर्शीद शाह करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कमेटी इजलास में शरीक होंगे। कमेटी इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज़ अशरफ, राना तनवीर हुसैन और चौधरी सालिक भी शरीक होंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, बैरिस्टर गोहर अली खान और डॉक्टर फारूक सत्तार भी मदऊ हैं। इजलास में आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर इत्तफाक राय की कोशिश की जाएगी। आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरमीम की तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल की गई हैं। विफाक में आईनी अदालत कायम होनी चाहिए। सूबों की सतह पर भी एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है, लिहाजा उन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। कहा कि अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसव्वदा लाना चाहती है तो ये बेहतरीन काम है, लेकिन हुकूमत दीगर सारे काम छोड़कर कब तक इंतज़ार करे कि मुश्तरका ड्राफ्ट बन जाए। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि PTI तरामीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है, लिहाजा उन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि कमेटी में तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने भी वकला तंजीमों से होने वाली मुशावरत से आगाह किया, जबकि मेरी कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ मिलाऊं
और हुकूमत को मुश्तरका मुसव्विदा पेश करूं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वजीर कानून ने वकला बिरादरी की तजावीज़ भी पेश की। कमेटी में हुकूमत की तजावीज़ भी आई। मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा मौक़िफ़ दोहराया कि वो पीपल्स पार्टी को शामिल करके मुसव्विदा देना चाहते हैं। मैंने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वजीर कानून ने वाज़ेह कहा है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कहा कि नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपी का कहना था कि अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसव्विदा लाना चाहती है तो ये बेहतरीन काम है, लेकिन हुकूमत दीगर सारे काम छोड़कर कब तक इंतजार करे कि मुश्तरका ड्राफ्ट बन जाए। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय उसी सूरत में हो सकता है कि लचक का मुजाहरा किया जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने आज मुजव्वज़ा आइनी तरामीम से मुतल्लिक मुसव्वदे की कॉपियाँ तकसीम की हैं। हमारे वकला मुसव्वदे की कॉपियाँ देखेंगे। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुसव्वदे से काबिल एतराज़ मवाद को साफ़ किया जा सके। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। JUI सरबराह ने कहा कि हमने 18वीं तरमीम पर भी उसी तरह इत्तेफाक किया था। उम्मीद है कि हुकूमत हमारी तजावीज़ पर राज़ी हो जाएगी। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकरीरी में पार्लिमान का किरदार बढ़ेगा। आईनी तरमीम के हवाले से जल्दबाजी पर सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिए। कहते हैं हमारे लिए 25 अक्टूबर ज़रूरी नहीं, हमारा सवाल तरमीम से मुतालिक है कि इतनी उजलत क्या। हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं, देखते हैं ये बात कहाँ तक पहुँची है। बिलावल भुट्टो को शिकवे का जवाब देते हुए कहा, बिलावल का शिकवा जायज़ है, हमने उन्हें ड्राफ्ट देना है। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। अच्छी बात की है उन्होंने, ये होना भी यही चाहिए कि किसी तरीके से भी उजरत सवार नहीं होने चाहिए। हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने गुजारे थे और आज हमें अगर कोई कहता है कि 9 घंटे भी आपको नहीं दे सकते हम या 9 दिन भी नहीं दे सकते तो अच्छी बात नहीं है। उनकी बात सही है। देखिए, जो चीज़ें हमारी नज़र में गलत थी हमने गलत कहा और हम उस गलत को महव कर रहे हैं। जब महव हो जाएंगी सारी गलतियां तो फिर उसके बाद कोई तरमीम जो जहां तक इत्तेफाक कराया हो सकता है, फिर कोई ऐप की बात नहीं। आईनी बेंच की तरफ बढ़ रहे हैं जी, आईनी बेंच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी चीजें सामने आएंगी वो इत्तेफाक राय से सामने आएंगी। ये सब चीजें काबिल गौर हैं और हमारे ज़ेर नज़र हैं। लेकिन जो चीजें आइन के तकाज़ों के खिलाफ थी, जमहूरियत के तकाज़ों के खिलाफ थी, खुद अदलिया के तकाज़ों के खिलाफ थी, उनकी आज़ादी के खिलाफ थी, या जहाँ पर इंसानी हुकूक के मुकाबले में मिलिट्री और उनके कोर्ट्स वगैरह के रोल को बहुत वुसअत दी गई थी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नाकाबिल कबूल थी और हम उसी पे उनके साथ दलील से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना, ये आइन का तकाजा नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है आइन के तकाज़ों के करीब करीब करना है। कोई ज़रूरत के तहत कोई चीज़ हो सकती है, उसको माना जा सकता है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर किसी इदारे को ताकतवर बनाना, दूसरों को कमज़ोर बनाना, ये तस्वुर शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन छोड़िए ना, मंसूर अली शाह को अफराद को हम ज़ेर बात नहीं ला रहे, वो जज हैं और हमारी नज़र में यही बात अव्वल दिन से है कि हम क्यों अफराद को ज़ेर बहस ला रहे हैं आईनी तरमीम में। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आईनी तरामीम के बारे में हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे हम समझे कि ये फाइनल है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था, पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ थीं वो हमारे पास आई हैं, वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे हम समझे कि ये फाइनल है। हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा। इसकी ये खदोखाल है, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना हमने कोई ऐसी चीज़ देखी।
यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंकशाफ किया है कि आईनी तरामीम के हवाले उनके अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश की गई है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि आईनी तरामीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर ज़बरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है और 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, मगर हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। साबिक स्पीकर का कहना था कि हम उनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। असद कैसर ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमज़ोर हो चुके कि हर चीज़ बंदूक और ज़बरदस्ती से करना पड़ती है। तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में फिर सियासी मैदान सजेगा। पीटीआई के सियासी कमेटी ने अहम इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। इस एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई पर सख्तियां कम ना हुई तो मुल्क भर में काफिले डी चौक पहुंचेंगे। इस हवाले से मुल्क भर में पीटीआई के पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज में शरीक होने की भी हिदायत की गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। एलामे के मुताबिक पीटीआई 15 अक्टूबर को डी चौक पर भरपूर एहतजाज करेगी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान किया गया है। एलामे में कहा गया, मैंडेट चोर और आईनो कानून से बेजार नाजायज हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नजर नहीं आ रहे। अडियाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बतौर खास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी जिंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दो चार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक सलब कर लिए गए हैं। जुल्म, जबर और लाकानूनियत के सामने न झुकने और दस्तूर का हुलिया बिगाड़ने की रियासती कोशिशें कबूल न करने की पादाश में सफाक सरकार बानी पीटीआई की सलामती को खतरे में डालने की साजिशों में मसरूफ है। बानी पीटीआई कौम के मकबूल और मोतबर तरीन कायद और करोड़ों पाकिस्तानियों की सियासी और कौमी उमंगों के तर्जुमान है। खासिब हुक्मरानों ने अडियाला में नाहक कैदी के बुनियादी हुकूक फौरन बहाल करते हुए उनके वकला, डॉक्टर्स, अहले खाना और कायदीन तक मुकम्मल रसाई फिलफौर बहाल न की तो भरपूर एहतजाज के लिए 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने आज से सूबे के 8 शहरों में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 का नफाज 12 अक्टूबर तक रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद में नाफिज की गई है। इन शहरों में सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला मुतालिका अजला की इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। रास आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। आ रहे हैं उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा और पाकिस्तान फ़ख्र से और एक एजाज़ के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेगा कि शंघाई, आप मेरे पीछे शंघाई ताउन तंजीम का लोगो भी देख सकते हैं, ये जगह जगह लगाया गया है और पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया है कि पाकिस्तान की खूबसूरती उसको जज्ब भी किया जाए और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेके हमारे मेहमान जाएँ। तो शंघाई ताउन तंजीम जो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है, उसमें जो सरबराहाने हुकूमत आएंगे और प्राइम मिनिस्टर शरीक होंगे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी इलाकाई ताउन है, रीजनल कोऑपरेशन है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। बड़े अहम मौज़ूआत अंडर डिस्कशन आएंगे। मगर असल एजाज़ की बात यह है कि हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमारी कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम इंशाअल्लाह ताला तरक्की भी करेंगे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा और हम मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी के भरपूर अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे दौरा किया और वज़ीर आज़म ने पूरी अरेंजमेंट्स देखे कि
प्रीमियर ली जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तकबाल के जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, 12 ममालिक से डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनके जो इस्तकबाल के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद राउंड लिया, वज़ीर दाखिला साहब थे मोहसिन नकवी साहब, मैं उनके हमरा था, तो उन्होंने पूरे अरेंजमेंट्स खुद देखे और जिससे इसकी अहमियत जो है उसका अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान में कितने बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं और हमारी इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, तो ये इकॉनमी के लिए कितना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कर लिए गए हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी FC हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं और किसी के कोई ऐलान करने से ना कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये मुकम्मल सिक्योर एरिया है। इस पर बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड है अल्लाह ताला के फजल से और उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ना यहाँ पे कोई ऐसा मौका है। मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला एक कामयाब दौरे होंगे। SCO बड़ी खुशअस्लूबी से आगे चलेगी जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज्जत में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पर इंशाल्लाह ताला इजाफा होगा। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा और पाकिस्तान फ़ख्र से और एक एजाज़ के तौर पे इसको सेलिब्रेट करेगा कि शंघाई, आप मेरे पीछे शंघाई ताउन तंजीम का लोगो भी देख सकते हैं, ये जगह जगह लगाया गया है और पूरे इस्लामाबाद को सजाया गया है कि पाकिस्तान की खूबसूरती उसको जज्ब भी किया जाए और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेके हमारे मेहमान जाएँ। तो शंघाई ताउन तंजीम जो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है उसमें जो सरबराहाने हुकूमत आएंगे और प्राइम मिनिस्टर शरीक होंगे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी इलाकाई ताउन है, रीजनल कोऑपरेशन है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। बड़े अहम मौज़ूआत अंडर डिस्कशन आएंगे मगर असल एजाज़ की बात यह है कि हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमारी कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम इंशाल्लाह ताला तरक्की भी करेंगे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा और हम मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी के भरपूर अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे दौरा किया और वज़ीर आज़म ने पूरी अरेंजमेंट्स देखे कि प्रीमियर ली जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तकबाल। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा अहम गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है SCO इजलास खुश असलूबी से करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद तैयार है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद का दौरा किया है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार की इल्वदाई अशाये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को अशाये के लिए ख़त लिखा था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ख़त लिखकर बताया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को इशाइये के लिए खत लिखा था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर बताया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली है। खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार का शुक्रिया भी अदा किया। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को है तो मुनासिब होगा कि अलविदाई इशाया 24 अक्टूबर को रखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की 24 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि जुलूस निकालो, डंडे मारो, अब ये हैसियत रह गई है वकला की। सुप्रीम कोर्ट में अराजी से मुतल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि आप दूसरों पर तनकीद तो करते हैं लेकिन अपने गिरेबान में भी झांका करें। उन्होंने कहा कि आप मुझे बात करने दें, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम मुदाखलत करें।
مہذب معاشروں میں اختلاف رائے رکھنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست میں کہاں درج ہے کہ آپ کس کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں، آپ وکالت کریں۔ یہ تمام باتیں درخواست میں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ شاید تحریر کرنا رہ گیا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ منظور نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو تو توہین عدالت کا نوٹس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر پی ٹی آئی کی جانب سے التوا مانگنے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دی ہے، ایسی درخواست پہلی بار ہمارے سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر پی ٹی آئی کی جانب سے التوا مانگنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست پر سماعت کی، جس میں پی ٹی آئی وکیل حامد خان نے گزشتہ روز فیملی مصروفیت کے باعث التوا کی درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی، ایسی درخواست پہلی بار ہمارے سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا انتخابات ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اس پر اکبر ایس بابر کے وکیل روسٹم پر آ گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست پڑھنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے کہا 13 جنوری کو فیصلہ آیا، مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی۔ لگتا ہے تحریک انصاف فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی۔ کیا پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے؟ اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا 3 مارچ کو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے جو چیلنج ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے، کیس ملتوی کر دیتے ہیں، مگر سچ تو بولنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ تحریک انصاف کے سارے وکلاء نہیں آئے اور کوئی معاون بھی پیش نہیں ہوا، یہ طریقہ درست نہیں، سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ انصاف کے تقاضوں کے تحت کیس ملتوی کر رہے ہیں، التوا کی درخواست پر کیس ملتوی نہیں کر رہے، حامد خان کی ذات کے لیے کیس ملتوی نہیں کریں گے۔ صبح بھی ہم نے التوا کی درخواستیں مسترد کی ہیں۔ یہ کیس 29 مئی کی مجوزہ کاز لسٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا۔ ایڈوکیٹ علی ظفر کی 4 جون تک عمومی التوا کی درخواست تھی۔ عدالت نے انٹر پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 5 سالہ نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل شہزاد شوکت نے موقف اختیار کیا کہ بیرسٹر علی ظفر نے لاہور ہائی کورٹ کے جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا ہے اس سے میں آگاہ نہیں ہوں۔ عدالت نے کہا کہ ہم کیس کی سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دیتے ہیں، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ بہتر ہوگا، اس وقت تک میں بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی نہیں رہوں گا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داری مجھ پر سے ختم ہو چکی ہوگی۔ اسلام آباد میں یادگار شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 اور حال ہی میں فسادی جماعت نے فساد کی کوشش کی، جسے پولیس اور رینجرز نے عمدگی کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فسادیوں کی لاشیں گرانے کی خواہش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ماضی میں بھی فسادی ٹولے نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر دھاوا بولا تھا۔ شہباز شریف نے مزید بتایا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی بات کی، ایک جانب خوشحالی کے منصوبے اور دوسری جانب جتھے کی معاشی پہیہ روکنے کی خواہش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلوچستان کے علاقے دکی میں کارکنوں پر مسلح افراد کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی اور انہیں ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے دکی میں کول مائنز میں کارکنوں پر ہونے والے مسلح افراد کے حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے 20 مزدوروں کے جاباک ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا اور کہا بے گناہ مزدوروں کو قتل کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور کہا کہ حملے میں ملوث دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی دکی میں کارکنوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کیا۔ حکومت پاکستان گزشتہ ہفتے کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے میں مارے گئے پورٹ قاسم الیکٹرک پاور کمپنی کے چینی ملازمین کے ورثاء کو معاوضہ دے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کے اجلاس میں کراچی میں خودکش حملے میں مارے گئے چینی انجینئرز کے ورثاء کو معاوضے کی ادائیگی کی منظوری دی گئی۔ گزشتہ ہفتے کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے میں پورٹ قاسم الیکٹرک پاور کمپنی کے 2 چینی ملازمین سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن ایجنسیوں کی فنڈنگ سے وجود میں آنے والے فتنہ الخوارج اور کالعدم PTM کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ کالعدم فتنہ الخوارج اور کالعدم PTM کے کارندوں کی ہوش ربا کال منظر عام پر آ گئی۔ خارجی طارق محمود اور کالعدم PTM کارندے کی خفیہ کال میں گھناؤنے جرائم آشکار ہو گئے۔ خارجی طارق محمود عرف ابو حشام نے خفیہ کال میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ جرگے میں شرکت کروں، پختون بھائیوں کو بتانا ہے کہ ہتھیار، سیاستیں اور دھرنے مل کر کریں، پنجابی اور دوسری قوموں کو اپنے علاقوں سے نکال دیں۔ اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے یہ کال پشتون کارڈ کے ذریعے غیور پشتونوں کو ورغلانے کی سازش ہے۔ طارق محمود کا دھرنے میں شرکت کے لیے بےتاب ہونا ایک گٹھ جوڑ کی واضح دلیل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور روسی صدر کی ملاقات ترکمانستان میں ہونے والے بین الاقوامی فورم کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ دونوں صدور نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں صدور کے مابین ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ اشخاباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ فورم میں شرکت دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی، خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت نے کہا خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ پاک سعودیہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اسلام آباد میں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا تقریب سے خطاب، کہا بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں سود مند ثابت ہوئیں، پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں۔ آئندہ ہفتے 2 ممالک کے وزراء پاکستان کا دورہ کریں گے جس میں روس اور چین شامل ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روسی فیڈریشن کے وزیر اعظم میخائیل ولادیمیرووچ مشہور کی 14 اکتوبر کو اسلام آباد آمد متوقع ہے، جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان مملکت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ روسی وزیر اعظم کے ہمراہ ایک وفد بھی پاکستان پہنچے گا، جبکہ روسی صحافیوں کی بڑی تعداد بھی پاکستان کا دورہ کرے گی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے خط لکھ کر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دوران غیر ملکی سفارتکاروں کو نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے غیر ملکی سفارتکاروں کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سفارتکار اپنی سرگرمیوں کو ریڈ زون اور ڈپلومیٹک انکلیو تک محدود رکھیں۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 231 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی 1 ہفتے کے لیے روک دی۔ تحریک انصاف کے امیدوار خالد محمود کی درخواست پر NA 231 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جانی تھی، تاہم آج ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے پہلے الیکشن کمیشن کے ریجنل دفتر میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور نقاب پوش افراد بیلٹ پیپرز کا پورا تھیلا لے کر فرار ہو گئے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ کراچی میں گرمی کی شدید لہر کے دوران دوسرے روز بھی مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ کہیں ہلکی اور تیز بارش ہوئی، جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر تیز طوفانی بارش کے باعث چھوٹے طیاروں کو فلائنگ سے روک دیا گیا۔ اور اب کچھ بات ہوگی لیجنڈ کی۔ پاکستان کے سینئر اداکار
عابد کاشمیری بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کے انتقال کی اطلاع دیتے ہوئے ان کی بیٹی نے بتایا کہ عابد کاشمیری کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ عابد کاشمیری نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، اسٹیج اور فلموں میں کام کیا ہے۔ کھیل کی دنیا سے جڑی خبروں میں پہلی خبر کرکٹ کے حوالے سے دیں گے۔ انگلینڈ نے پاکستان کو ملتان ٹیسٹ میں شکست دے دی۔ انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میں ایک اننگز اور 47 رن سے ہرا دیا۔ شان مسعود ایک بار پھر فیل، مسلسل 6 ٹیسٹ ہارنے کا منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ خبر یہ ہے کہ پی سی بی نے قومی ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ قومی ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی سے کپتان اور ہیڈ کوچ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ نئی سلیکشن کمیٹی میں علیم ڈار، عاقب جاوید، اسد شفیق، اظہر علی اور حسن چیمہ شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں و تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔